जितेंद्र कुमार होता, सहायक प्राध्यापक भूगोल, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज हम पर्यावरण भूगोल विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु, उपागम एवं पर्यावरण भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पर्यावरण भूगोल के बारे में जान लें। पर्यावरण भूगोल भूगोल की एक नई शाखा मानी जाती है, जिसमें पर्यावरण और भूगोल दोनों को जोड़ करके या दोनों के संबंधों को बतलाने का प्रयास किया गया है, जिसमें पर्यावरण का अर्थ हम परि धन आवरण से बना हुआ शब्द है। परि का अर्थ चारों ओर एवं आवरण का अर्थ घेरना, अर्थात चारों ओर से घेर कर रखना, जिसे हम परिवेश भी कहते हैं। सामान्यतः पर्यावरण का अर्थ वे समस्त बाह्य दशाओं का प्रभाव जो जीवों को प्रभावित करता हो, वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को हम एनवायरमेंट से भी प्रदर्शित करते हैं। एनवायरमेंट का तात्पर्य होता है पर्यावरण। एनवायरमेंट को अलग अलग दो भागों में विभक्त किया गया है, एनवायरन प्लस मेंट। एनवायरन का तात्पर्य जो किसी वस्तु को समीप से घेर कर रखता हो या उसको प्रभावित करता हो, उसको एनवायरन कहते हैं या इनसर्किल कहते हैं। जबकि मेंट का तात्पर्य होता है चारों ओर, ऑलराउंड, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जिसको हम एनवायरमेंट के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम एनवायरमेंट का जो प्रभाव है वह जीवों को किस तरह से प्रभावित करता है, इसको हम पर्यावरण भूगोल के साथ अध्ययन करते हैं। दूसरा, भूगोल का अर्थ यदि हम देखें, भूगोल को ज्योग्राफी शब्द से इंडिकेट किया जाता है। भूगोल, भू और गोल दो शब्दों से उसका निर्माण हुआ है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल आकार माना जाता है। लेकिन जब हम उसको अंग्रेजी में व्यक्त करते हैं, जियो प्लस ग्राफी, जियो का तात्पर्य होता है पृथ्वी और ग्राफी का तात्पर्य होता है वर्णन। मतलब पृथ्वी का वर्णन किया गया एक ऐसा विज्ञान जिसे हम भूगोल मानते हैं। स्टैम्बिस के अनुसार भूगोल धरातल की ऊंचाई, चट्टानों की बनावट और पृथ्वी के जलवायु या उनके सम्मिलित प्रभावों का अध्ययन है। भूगोल में पृथ्वी में पाए जाने वाले जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल के वितरणों का हम अध्ययन करते हैं एवं उनके क्रियाकलाप या उनके प्रभावों का हम अध्ययन करते हैं। यदि हम पर्यावरण भूगोल के बारे में बात करें, पर्यावरण और भूगोल को अलग अलग अध्ययन करने के बाद या उसको समझने के बाद हम ये दोनों को जोड़ दें, तो पर्यावरण भूगोल के संबंध में पर्यावरण प्राकृतिक तत्व एवं भौगोलिक तत्वों को जोड़कर अध्ययन किया जाने वाला जो विषय है वह पर्यावरण भूगोल कहलाता है। प्राकृतिक तत्वों के अंतर्गत जलवायु, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता,
पृथ्वी की समस्त शक्तियाँ, दशाएं, मानव के क्रियाकलाप को बतलाता है। एवं भूगोल जो है वह सामान्य रूप से देखा जाए तो धरातल के समस्त अलग अलग भिन्नताओं को प्रदर्शित करता है, और इन दोनों को मिला करके हम पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान को भी जोड़ करके अध्ययन करते हैं। पर्यावरण के जो संबंध हैं वास्तव में देखा जाए मानव के साथ ही उसका अटूट संबंध है, और मानव उस पर्यावरण को समझने के लिए ही उनके समस्त गतिविधियों का अध्ययन करता है। यदि मानव नहीं होता तो स्वाभाविक है कि पर्यावरण के समस्त स्थितियों को सामान्य रूप से जानने का प्रयास नहीं किया जाता। वर्तमान में मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास के लिए पर्यावरण के अवरोध पर उसे विदोहन एवं परिवर्तित करते हुए उनके अनुकूल ढालने का प्रयास करता है, जिसे हम पर्यावरण संतुलन प्राकृतिक रूप से बिगड़ने लगता है और मानव को उसके अनुरूप चलना पड़ता है। पर्यावरण भूगोल में मानव के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण के गुण, पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, आपदा एवं संरक्षण प्रबंधन एवं हम उनके उपायों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने शोध एवं विचारों के आधार पर परिभाषित करने का भी प्रयास किया कि पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से प्रौद्योगिक स्तर पर विकसित आर्थिक, मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानीकरण गुणों का अध्ययन है। यह परिभाषा सविंद्र सिंह ने अपने अध्ययन के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। इसके अलावा राम आश्रय चौरसिया ने भी पर्यावरण भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। पर्यावरण भूगोल भू सतह पर चराचर तत्वों के अंतःक्रिया से निर्मित तंत्रों के वितरण एवं उनके परिवर्तनशील विशेषताओं की काल एवं क्षेत्र के मापक का पर व्याख्या एवं विश्लेषण करता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो पर्यावरण भूगोल को हम अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। पर्यावरण भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों का भू सतह पर उपस्थित जनजीवन, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल के मध्य अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके अलावा पर्यावरण भूगोल को हम समझने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए उसके कॉन्सेप्ट या अवधारणा का निर्माण करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्थितियां हैं जो कि हम पर्यावरण भूगोल को आसानी से समझ सकते हैं। पर्यावरण भूगोल पृथ्वी के प्रमुख घटक जैसे मैंने बतलाया जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल
और जैव मंडल का अध्ययन करता है और वहाँ पर जितने भी चक्र चलते हैं उन चक्रों को बतलाने का प्रयास करता है कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो अनुकूलित है या नहीं, प्रदूषित है क्या, या उनका प्रभाव कैसा पड़ता है। इन समस्त स्थितियों को जानने के लिए पर्यावरण भूगोल के बारे में चिंतन करना, विषय का स्वरूप तैयार करना, उद्देश्य व्यक्त करना, विश्लेषण करना, अनेक अवधारणाएं हैं जो मानव के संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे समस्त वास्तविक पक्षों के आधार पर पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जहाँ जीव पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीव निर्वाह करते हैं, जिनका भौतिक घटकों से अनेक स्तर पर संबंध एवं अंतर संबंध होता है, जो कि पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाकर रखता है। दूसरा, पृथ्वी एवं जैवमंडल का संबंध प्राकृतिक रूप से होता है। जीव की उत्पत्ति एवं जीवन के लिए पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूर्ण करना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसमें आंतरिक एवं बाह्य जनित प्रक्रिया पाई जाती है और ये दोनों जो संबंध का सुसंबंध है वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार के आवास निर्माण करना या उनकी अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना, सामान्य रूप से जैवमंडल पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो पृथ्वी पर आश्रित होते हैं, प्रकृति पर आश्रित होते हैं। तीसरा, जीव समुदाय पर्यावरण के अनुकूल जीवन यापन करते हैं। जीवों के पोषण संपूर्ण जैवमंडल के संतुलित होता है, जहाँ पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा के चक्रीय प्रवाह आश्रित होते हैं, जिसे हम जैव भू रसायन चक्र के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत जल चक्र, वायु चक्र, अवसाद चक्र को शामिल किया जाता है। इसके अलावा चौथा अवधारणा में जैविक समुदाय द्वारा पोषक तत्वों के चक्र अर्थात रसायन चक्र को प्रभावित एवं बदल देता है। मानव अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए वर्तमान में तकनीकी विकास करते चला जा रहा है, जिसमें जैव भू रसायन चक्र असंतुलित हो रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है। अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके समाधान के लिए अनेक उपायों को ढूंढना आवश्यक है। पांचवा, भौतिक प्रक्रिया के क्रियाशीलता की प्रकृति एवं रूपतावाद के नियम से कार्य करती है, जिनकी आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के उद्भव से लेकर के गैस की उत्पत्ति एवं जैविक प्रक्रियाओं के साथ जितने भी सक्रिय रूप से कार्य होते हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं। तात्पर्य समस्त भू आर्थिक समय के दौरान कार्यरत जितने भी कार्य होते हैं उन समस्त कार्यों का हम अध्ययन करते हैं। छठवां, पर्यावरण स्थिति के अनुसार क्षेत्र विशेष जातियां अलग अलग तरह से उनके स्वभाव के आधार पर तथा जाति विविधता के आधार पर उनमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जिससे जातियों की भिन्नता
आने पर सामान्य से पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें परिवर्तन होते चला जाता है। उनके स्वभाव में, कार्य करने की क्षमताओं में परिवर्तन आता है, जो कि एक अनुवांशिक प्रक्रिया है। मतलब आने वाले पीढ़ी में कहीं न कहीं विभिन्नताएं पाई जाती हैं और उसको संतुलित बनाए रखने के लिए हम एक अच्छा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। सातवां, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव पर्यावरण के परिवर्तन होने पर पर्यावरण के अनुकूल जीवन यापन की क्षमता उनमें कम या अधिक हो जाती है। अपने जीवन चक्र को संचालित करने के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं और इसके साथ साथ उसको संतुलित बनाने का प्रयास भी करते हैं। आठवां, जैव जगत में कोई भी प्राणी या वनस्पति पर्यावरण के साथ पूर्ण रूप से अनुकूलित नहीं होता, जिससे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति हर क्षण उन्हें सजग रहना पड़ता है और अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। नौवां, मानव की भौतिक सुख सुविधा के विकास से पर्यावरण की भौतिकता नष्ट हो रही है, जिसका प्रभाव जैव एवं अजैव दोनों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है, जिससे पर्यावरण के घटक असंतुलित होते चले जा रहे हैं। अनेक तरह के प्रदूषण या प्राकृतिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप मानव जीवन तथा उसकी संस्कृति के विकास के लिए पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध रखना आवश्यक है। 10वां, पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है जहाँ पर जैव एवं अजैव तत्व के संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। पर्यावरण भूगोल में लघु एवं बृहद स्तर के पारिस्थितिक तंत्र का वैज्ञानिक व्यवहारिक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इस तरह से हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत उनकी अवधारणाओं को अलग अलग स्तरों में विभाजन कर सकते हैं। अगले चरण में हम पर्यावरण भूगोल की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करें। स्कोप ऑफ एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पर्यावरण भूगोल में जैविक एवं अजैविक का ही हम अध्ययन करते हैं। जैविक का तात्पर्य समस्त जीव जंतु और अजैविक का तात्पर्य निर्जीव पदार्थ। पर्यावरण भूगोल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के घटकों का अलग अलग एवं संबंध का अध्ययन करना, मानव का पर्यावरण के साथ संबंध एवं उनके प्रभावों का, उनके समस्याओं के निदान करना प्रमुख माना जाता है। पर्यावरण भूगोल की विषय वस्तु के अंदर पहला जो पॉइंट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण प्रकृतिदत्त उपहार है जो कि जैव एवं निर्जैव का व्यवस्थित संरचना का अध्ययन करता है। वे आपसी क्रिया से प्रकृति में कार्य करते हैं, जिसका प्रभाव प्रदर्शित होता है। जीव भी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करते हैं। इसलिए हम पर्यावरण भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत पर्यावरण पारिस्थितिकी की अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, पर्यावरण भूगोल में मानव विशिष्ट स्थान रखता है। ह्यूमन इंपॉर्टेंट इन एनवायरमेंट ज्योग्राफी। मानव से संबंधित सभी विज्ञान पर्यावरण भूगोल की विषय वस्तु मानी जाती है, जिसमें मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक
क्रियाओं के अतिरिक्त मानव की प्रकृति, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरणीय प्रक्रमों के मध्य संबंध, इसके साथ साथ विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, जिसमें जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का भी हम अध्ययन करते हैं। तीसरा, पर्यावरण भूगोल में पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इन एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत उनके घटक, प्रकार, क्रियाकलाप में उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, भोज्य श्रृंखला, भोज्य जाल एवं पोषक स्तर का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें जैव भू रसायन चक्र को भी जोड़ा गया है। जल चक्र, अवसाद चक्र, वायु चक्रों का भी हम अध्ययन करते हैं। चौथा, पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण के महत्व एवं उसके ह्रास के कारण का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ डिग्रेडेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट इन एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पर्यावरण के प्रकार, जीवों, वनस्पति एवं जीवों के वितरण, उनकी समस्याओं के निदान एवं उपायों का हम अध्ययन करते हैं। पांचवा, पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। मानव जनित विभिन्न जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं पर्यावरण संबंधी या प्रकृति के द्वारा भी जो प्रदूषण निर्मित होते हैं या अवनयन घटनाएं और उनके निदान के उपायों का हम अध्ययन करते हैं। छठवां, पर्यावरण आपदा तथा नियंत्रण पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन है। स्टडी ऑफ एनवायरमेंट हैजर्ड एंड मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी संतुलन के लिए प्राकृतिक संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग को रोकने का प्रयास, पर्यावरण संरक्षण के नियोजन एवं प्रबंधन के प्रति हमें किस तरह से जागरूक होना है, इसका हम अध्ययन करते हैं, जिसमें संसाधन का सर्वेक्षण, मूल्यांकन, संरक्षण तथा परिरक्षण संबंधी कार्य किए जाते हैं। सातवां, पर्यावरण जैव भूगोल में जैव जगत एवं वनस्पति जगत का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट किंगडम इन एनवायरमेंट ज्योग्राफी। जैव को हम मुख्यतः दो वर्गों में डिवाइड करते हैं, एक तो मेरुदंडधारी जीव और दूसरा अमेरुदंडधारी जीव। उनका हम अध्ययन करते हैं। वनस्पतियों को भी उसी तरह से अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। जल, प्रकाश, जलवायु के संगठन को आधार मानते हुए हम अलग अलग वर्गों में विभाजित करके उनका अध्ययन करते हैं। आठवां, जलवायु, मृदा एवं वनस्पति वितरण को अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ क्लाइमेट, सॉइल एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इन एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पर्यावरण भूगोल में जलवायु का मृदा एवं वनस्पति के लिए तथा उनका मानव एवं पशु पादप पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है, जिससे जलवायु, मृदा एवं वनस्पति के आधार पर जीवों की प्रकृति एवं जीवन चक्र का वास्तविक ज्ञान किया जाता है। पर्यावरण संबंधी संतुलन के उपायों को भी
हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनको लागू करने का प्रयास करते हैं। 9वां, पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ एजुकेशन एनवायरमेंट। पर्यावरण भूगोल में प्रकृति का पर्यावरण चेतना उत्पन्न करने के लिए पर्यावरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा को विकसित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है कि पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को जोड़ा जाए और इसके अध्ययन से छात्र जो है वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें, उनका मानव जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसको समझें और उचित कदम उठा करके भविष्य के प्रति उत्सर्जन। पर्यावरण भूगोल के अप्रोच के अंतर्गत अप्रोच ऑफ एनवायरमेंट ज्योग्राफी का तात्पर्य होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम कौन कौन से हमारे पास माध्यम है या उसको जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से माध्यम हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इससे ही हम उस विषय के बारे में हो या उस क्षेत्र के बारे में हो, हम अच्छे सहज ढंग से जान सकते हैं। या यदि मान लो हमें कहीं जाना भी है तो एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तब हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो उसी तरह से पर्यावरण भूगोल के उपागम या माध्यम को हमको जानना आवश्यक होता है कि कौन कौन से ऐसे उपागम होने चाहिए। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला जो उपागम है, जो कि मानव भूगोल और पर्यावरण के संबंधों को बताता है, निश्चयवाद उपागम। इसके अंतर्गत मानव एवं उनके क्रियाकलापों का प्राकृतिक पर्यावरण के अधीन किस तरह से कार्य होते हैं, जिससे मानव जीवन के समस्त क्रियाकलाप, रहन सहन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर होते हैं, उन सब का हम अध्ययन करते हैं। निश्चयवाद उपागम में एलन चर्चिल सैम्पल ने 1910 में अपने लेख में यह बतलाया कि पर्यावरण जो भूगोल है, जिसके अंतर्गत हम मानव के समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, रहन सहन का या उनके विभिन्न जो स्तर है उन सब का हम अध्ययन करते हैं। उसी तरह से चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक जाति की उत्पत्ति में मानव एवं अन्य जीवों के पर्यावरण के प्रभाव की उत्पत्ति के बारे में भी बतलाने का प्रयास किया। और भी अनेक भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरण भूगोल के उपागम को बतलाने के लिए निश्चयवाद उपागम को प्रमुख माध्यम बताया है। विलियम मॉरिस डेविस ने भी अपने लेखों के माध्यम से मानव क्रियाकलाप, जाति विशेषता तथा सांस्कृतिक तत्वों को पर्यावरण के आधार पर कार्य होते हैं प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अमेरिकन भूगोलवेत्ता चैम्पुल ने कहा कि मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज है, जो कि मनुष्य पर पर्यावरण के पूर्ण नियंत्रण एवं प्रभाव के निरूपित कार्य होता है। रेडजेल ने भी पर्यावरण भूगोल के उपागम के पक्ष में उन्होंने निश्चयवाद उपागम को प्रमुख माध्यम माना। दूसरा, पारिस्थितिकी उपागम। पारिस्थितिकी पर्यावरण के और मानव के या अन्य जीवों के संबंधों के आधार पर पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। जब हम पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं तो पारिस्थितिकी के बारे में जानना आवश्यक है। बिना पारिस्थितिकी जाने या उसके बारे में अध्ययन किए हम पर्यावरण भूगोल को नहीं समझ सकते। भौतिक पर्यावरण एवं जीवों के बीच में पारिस्थितिक क्रिया, उनके संबंधों का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसमें मानव को पर्यावरण के साथ मिलजुल कर अपने कार्य को संचालित करना चाहिए, न कि विनाश करने लायक कार्य करें। मानव ही एक ऐसा जीव है जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कहलाता है। वह यदि मान लो विवेकपूर्ण कार्य करता है तो स्वाभाविक है पर्यावरण संतुलित रूप से रहता है, और यदि अविवेकपूर्ण कार्य करता है
तो पर्यावरण में प्रदूषण या असंतुलित की संभावनाएं निर्मित होती हैं। इसके बाद तीसरा, तंत्र उपागम। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम अप्रोच। धरातल में जैव एवं अजैव घटकों का अंतःपार्श्विक संबंध से क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जो प्रमुख स्वरूप सृजित होता है वही तंत्र कहलाता है। मतलब हम देखते हैं कि जितने भी पृथ्वी पर जीवों और अजैवों के बीच जो सिस्टमेटिक रूप से या एक नियमतः आपस में जो अंतर प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को जब अध्ययन करते हैं तो वह तंत्र कहलाता है। किसी भी मानवीय या पर्यावरण तत्व के संबंध के विश्लेषण के लिए तंत्र की क्रिया प्रतिक्रिया का ज्ञान आवश्यक होता है। तंत्र के घटक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तत्व किसी भी तंत्र की छोटी इकाई मानी जाती है। मानव एक तंत्र है। मानव के शरीर के अंगों के अलग अलग जो प्रक्रियाएं होती हैं वह भी उसी तरह से एक सिस्टम के माध्यम से कार्य। चौथा, उद्देश्यमूलक। मानव पृथ्वी का सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ जीव होता है जिसका संबंध धार्मिक विचारधारा पर निर्भर रहता है। अन्य वस्तुओं का निर्माण उपयोग के लिए हुआ है। धार्मिक विचारधारा से मानव प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन तथा प्रकृति को अपने अधीन करने को प्रोत्साहित करता है और इससे पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिकों ने धार्मिक पंथ परंपरा को वर्तमान समय का जिम्मेदार ठहराया है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से विचार व्यक्त किया गया है। पांचवा, संभववादी उपागम। मानव में पर्यावरण के संबंध में मानव पर्यावरण ही देव मानी जाती है, लेकिन मानव अपनी पूर्ण आवश्यकता इच्छा के लिए प्रकृति को अपने अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। छठवां, आर्थिक उपागम। मानवीय पर्यावरण के साथ ऐसा संबंध करता है जो कि वर्तमान तकनीक के प्रयोग से औद्योगिक विस्तार और आर्थिक विकास को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिससे संपन्नता संप्रदाय कहा जाता है, जिसमें नियोजित ढंग से पर्यावरण की गुणवत्ता को महत्व देते हैं। उसके आर्थिक विकास जरूरी है। आर्थिक विकास का तात्पर्य कि हम औद्योगिक क्षेत्रों पर अपना विकास कैसे कर रहे हैं, नए तकनीकी साधनों का कैसे विकास कर रहे हैं, जिससे वर्तमान समय में पर्यावरण पर विभिन्न तरह की समस्याएं निर्मित हो रही हैं। उन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए या उनके समाधान के लिए विभिन्न उपायों का निर्माण करना मानव अनेक कदम उठा रहा है। वर्तमान में जनसंख्या की वृद्धि या निर्धनता, आर्थिक विकास कम होना, यह भी एक तरह से पर्यावरण के द्वारा जनित समस्या मानी जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन सर्वाधिक हो रहा है, जिससे अनेक समस्याएं जन्म ले रही हैं। पर्यावरण भूगोल के उपागम के पश्चात हम पर्यावरण भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध का चर्चा करते हैं। रिलेशनशिप इन अदर सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पर्यावरण भूगोल भूगोल की एक नई शाखा है। भूगोल में पर्यावरण के समस्त पक्षों का हम अध्ययन करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध प्राचीन काल से अन्य विषयों से रहा है। जब पर्यावरण भूगोल का अध्ययन अन्य विषयों के साथ किया जाता है तो उससे हम अलग अलग सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। आसानी पूर्वक उनको हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें भूगोल के समस्त तत्वों
पदार्थों के स्थानीय गुणों का ज्ञान ही एक तत्व का अध्ययन माना जाता है। अन्य विषयों के संबंध में सबसे पहले हम प्राणी विज्ञान एवं पर्यावरण भूगोल के संबंधों के बारे में अध्ययन करें। बायोलॉजी एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत प्राणी की उत्पत्ति, उनके शरीर की रचना, आकार, क्रियाकलाप, प्राणियों का अनुकूलन पर्यावरण स्थिति विस्तार के आधार पर ही होता है। जीव जंतु की जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो पर्यावरण पर निर्मित होते हैं। जाति विविधता हो, समुदाय हो या प्राणी का वितरण हो, ये सभी पर्यावरण पर आश्रित होता है। जीव जंतुओं का स्वभाव, उनके भोज्य श्रृंखला, कार्यक्षमता, सभी स्थितियां पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। दूसरा, पारिस्थितिकी विज्ञान एवं पर्यावरण भूगोल, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पर्यावरण और जीव जंतु के संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसको भौगोलिक स्थिति के आधार पर वन पारिस्थितिकी, जल पारिस्थितिकी, कृषि पारिस्थितिकी के रूप में हम उन समस्त स्थितियों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तीसरा, वनस्पति विज्ञान एवं पर्यावरण भूगोल, बॉटनी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके प्रजातियों का विकास कैसे हुआ, या उनका अन्य जीवों के साथ कैसे उनका संबंध है, या अनुकूलित स्थितियां कैसे निर्मित करते हैं, जलवायु का नियंत्रण कैसे करते हैं। इन सब का अध्ययन हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं। वन प्रदेश के रूप में हो या पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध, हम पर्यावरण भूगोल में वनस्पति विज्ञान को अध्ययन करते हैं। चौथा, भौतिक शास्त्र एवं पर्यावरण भूगोल, फिजिक्स एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। भौतिक शास्त्र में पृथ्वी की ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, बल, गति विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता है, जबकि पर्यावरण पृथ्वी के आंतरिक संरचना या उनके बाह्य संरचनाओं का हम अध्ययन करते हैं। शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्यताप, तापमान, वायुमंडल से प्रभावित करने वाले समस्त स्थितियों का हम अध्ययन करते हैं। पांचवा, रसायन विज्ञान एवं पर्यावरण भूगोल, केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पर्यावरण भूगोल में पृथ्वी के जलमंडल के जल चक्र, वायुमंडल के अंतर्गत वायु चक्र, स्थल मंडल का औषधि चक्र का हम अध्ययन करते हैं, जो कि एक रासायनिक प्रक्रिया की तरह यह कार्य होता है। रसायन शास्त्र में वायु, जल, उष्मा, खनिज, मिट्टी को रासायनिक प्रभाव अध्ययन माना जाता है, और इनका जो उत्पत्ति है वह पर्यावरण के साथ ही होता है या पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही होता है। इसलिए हम रसायन विज्ञान एवं पर्यावरण भूगोल के संबंधों का अध्ययन करते हैं। छठवां, गणित एवं पर्यावरण, मैथ्स एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पर्यावरण संबंधी अनेक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हमें सांख्यिकी या गणित के माध्यम से विभिन्न संकलित आंकड़ों का हम विश्लेषण करते हैं और उससे एक उचित उत्तर या उसके प्रभावों का हम आकलन कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण संबंधी जानकारियों का हम नियंत्रण करते हैं, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निदान के उपाय को ढूंढते हैं। इसलिए पर्यावरण और गणित का
महत्व जो है बहुत अधिक है। अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण भूगोल, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी, मानव अपने आसपास के पर्यावरण के अनुसार व्यवसाय का चयन करता है, अपने आर्थिक विकास के लिए रोजगार का चयन करता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनी अभिरुचि के आधार पर वह व्यवसाय का चयन करता है। और वह कैसा व्यवसाय? जो पर्यावरण के आधार पर ही हो। पर्यावरण ही उनको ऐसा सहयोग करता है जो कि व्यक्ति अपने व्यवसाय का चयन करता है, उसके अनुकूलित व्यवसाय होते हैं, क्योंकि पर्यावरण, जलवायु, विभिन्न तरह के उसके तत्वों के आधार पर वह व्यवसाय निर्मित होते हैं। आठवां, समाज एवं पर्यावरण भूगोल, सोशोलॉजी एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। समाजशास्त्र में मानव के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो कि पर्यावरण के आधार पर निर्धारित होता है। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कहीं पर भी रह करके वह अपने संस्कारों का निर्वहन करता है। भिन्न भिन्न रीति रिवाज, भाषा या धर्म पक्ष या उनके कार्य क्षमता जो होते हैं, उनका चयन वह पर्यावरण के आधार पर ही करता है। प्राकृतिक पर्यावरण से संघर्ष करता है और उसके अनुकूलित समाज पर्यावरण का निर्माण होता है। नौवां, राजनीति विज्ञान एवं पर्यावरण भूगोल, पॉलिटिकल साइंस एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों, जिला, विकासखंड की प्रकृति, स्वरूप तथा कार्यों का निर्धारण होता है, जो प्रकृति एवं सांस्कृतिक संसाधनों के संबंधों को प्रदर्शित करता है। और यह देखा जाता है कि वहाँ पर जो भी इस तरह की क्रियाएं होती हैं वह पर्यावरण के आधार पर ही होता है। पर्यावरण से ही राजनीति का निर्माण होता है। इसलिए हम राजनीति विज्ञान को पर्यावरण भूगोल के साथ जोड़ते हैं। इतिहास का पर्यावरण भूगोल के साथ संबंध, हिस्ट्री एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पृथ्वी पर घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं वह पर्यावरण के आधार पर होता है। पूर्व की घटित घटनाएं इतिहास को बतलाता है और उसके वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करना बतलाता है। भूगोल, जिससे पूर्व एवं वर्तमान की सभी पर्यावरणीय घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। इसलिए इतिहास और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा सैन्य विज्ञान एवं पर्यावरण भूगोल, मिलिट्री साइंस एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। सैन्य विज्ञान के अंतर्गत सैनिकों का देश की रक्षा के लिए बनाई गई रणनीति एवं युद्ध के लिए वैज्ञानिक स्तर पर सूक्ष्म अध्ययन करना, नए नए आविष्कार करना, सैनिक साधनों को मजबूत करना, ये सभी पर्यावरण के आधार पर किए जाते हैं। मतलब पर्यावरण उनको प्रभावित करता है। पर्यावरण में क्षेत्र आधार पर नदी, पर्वतीय क्षेत्र या वहाँ के स्थितियों के आधार पर वर्षा का होना, कोहरा होना, पवन चलना, इनके आधार पर हम वहाँ पर सैन्य स्थिति को मजबूत करते हैं। इसलिए हम सैन्य विज्ञान या पर्यावरण भूगोल के घनिष्ठ संबंधों को बतलाते हैं। नेक्स्ट, मानव विज्ञान एवं पर्यावरण भूगोल, ह्यूमन साइंस एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। मानव विज्ञान में मानव के उद्भव से लेकर के शारीरिक रचना एवं बाह्य एवं आंतरिक शारीरिक रचनाएं जो होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। उनके सिर का आकार, नाक कैसा है, होंठ, रंग, जबड़ा, शरीर के अंगों का विकास कैसे होता है, उसमें भिन्नता कैसे पाई जाती है, कद कैसा है, शरीर की क्रियाकलापों का अध्ययन हम
मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और ये सभी जो क्रियाकलाप हैं या उनकी जो रचनाएं हैं वह पर्यावरण के आधार पर होता है। गर्म प्रदेश में अलग अलग सारी रचनाएं होती हैं, रंग अलग होता है। शीत प्रदेश में अलग होता है और आर्द्र प्रदेश में अलग होता है। मतलब इन प्रदेशों के अनुकूलित के आधार पर ही मानव की विभिन्नता पाई जाती है, जिसमें निग्रो, मंगोलियन, कॉकेशियन के समुदाय के लोगों का स्वभाव, प्रकृति का हम अलग अलग रूपों से अध्ययन करते हैं, जो कि मानव विज्ञान का एक हिस्सा है और यह पर्यावरण के आधार पर ही निर्मित होता है। संतुलन परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर मानव का विकास पर्यावरण का आधार माना जाता है। इस तरह से हम पर्यावरण, भूगोल के अन्य विषयों के साथ संबंध या अन्य विज्ञानों के साथ जो संबंध है उनका